दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, ये हमारा इंट्रोडक्शन का आप ये कह सकते हो कि बेसिक क्लास का लास्ट पार्ट है। इसमें हम थोड़े से हमने बेसिक्स जानबूझ के देखे ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छे से कंसेप्ट मतलब कि डेवलप मैं करवा सकूं। और स्पेशली ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जो कहीं ना कहीं बेसिक्स के कारण इकोनॉमी को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर चीज़ों को अगर बात करें तो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद चीज़ों को बहुत आगे जो है हम लेके जाएंगे। अभी तक की लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक मतलब कि गैर आर्थिक क्रियाओं को हमने देखा था। उसमें हमने उसके डिटेल को जाना था। फिर हमने उत्पादन को समझा था, उत्पादन क्या होता है। हमने अगर बात करें तो उपभोग को भी उस लास्ट वाली वीडियो में देखा था। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो से अगर हम स्टार्ट करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा कि उत्पादक। हाँ देखिए, इसमें ये है, पहले मैं थोड़ा बढ़ाने से पहले कि एक तो मैं ये भी बोलूँगा कि दोस्तों देखो, जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आ रहे हैं है ना, इकोनॉमी में आप पहले क्या करें देखो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बताऊँगा कि लेट्स सपोज एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी 9 to 12th में समष्टि वाली, ठीक है, ये न्यू वाली पढ़िएगा प्लीज़। कुछ बच्चे पता क्या होता है, देखो फोटोकॉपी वाले ना बड़े चालाक होते हैं। फोटोकॉपी वाले बोलते हैं नहीं न्यू एनसीईआरटी मत पढ़ो, ओल्ड पढ़ो। भाई ओल्ड पढ़ोगे तो उनसे फोटोकॉपी लोगे, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होगा। तो वो क्या है, अपने सिर्फ 10-20 रुपए के लालच में ना वो हमारी लंका लगा देते हैं। तो उस कंडीशन में आप ओल्ड एनसीईआरटी प्लीज़ मत पढ़िएगा, आपने न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है। इसमें माइक्रो वाली इकोनॉमी को सिलेक्टेड पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको बिल्कुल सिलेक्टेड रीडिंग आपने जो है करके जानी है। बस ये है एनसीईआरटी हो गई। इसके बाद जब आप ये करें तो मेरे लेक्चर्स लगाइए जैसे से है, इसके आप अपने खुद के अच्छे से बना के नोट्स बना के रखिए। एक चीज़ और, जो बच्चा मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को बहुत अच्छे से बना के देगा, बहुत अच्छे से, तो उसको मैं 5000 रुपीज़ कैश प्राइस दूंगा। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। आप चाहो तो इस वीडियो को सेव भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। जो बच्चा मेरे पूरे लेक्चर सीरीज को बहुत अच्छे से बना के देगा, डिफरेंट पेन का यूज़ करेगा, मतलब लगे कि हाँ नोट्स है वाकई, अरोड़ा आईएएस के जो वीडियोस हैं उसके नोट्स हैं, तो उसको मेरी तरफ से 5000 रुपीज़ कैश मिलेगा। और उसको वो हार्ड कॉपी उसको जो है सेंड करनी पड़ेगी और फिर हम उसके बाद उसको वो हार्ड कॉपी उसकी रिटर्न भी कर देंगे, ठीक है। तो ये बात होगी 5000 की। इसमें अब एक तो ये हो गया, नोट्स बनाते चलिए, साथ में पीटी का अलग, जहां मैं बोल दूं कि यार पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आपने पीटी के लिए अच्छे से करके रखिएगा और साथ में मेंस ओरिएंटेड चलेगा। अभी तो बेसिक चल रहा है क्योंकि कुछ बच्चों को बेसिक हिला पड़ा है, तो अभी हम बेसिक्स पे बात करेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे अच्छे से बात करें। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो उत्पादक, मैन्युफैक्चरर, हमने अभी तक उत्पादन उपभोग को समझा। उत्पादक दोस्तों वो होता है वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है। अब एक आपने अगर मैं बात करूं तो एक बेसिकली आप एक वर्ड को समझिए कि इसमें आप बेसिकली इसमें ये समझने की कोशिश कीजिए कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और उससे जो है बेसिकली लाभ कमाता है, यानी कि आय अर्जित करता है। एक वर्ड को समझना, आय अर्जित करता है, साथ में वस्तु सेवाओं का, चाहे वस्तु हो चाहे कुछ भी हो, उत्पादन। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे भी हल्का फुल्का $0.5 $0.25 जो भी है इस वीडियो को देगा, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं सेवाओं का उत्पाद कर रहा हूँ। मैं क्लासेस दे रहा हूँ बच्चों को, इससे नेशनल बिल्डिंग हो रही है तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। तो इसी के जैसे कोई भी चाहे उत्पादक हो, चाहे इसमें चाहे आपका किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे XYZ कोई भी हो, समझिए। तो अगर किसान है वो खेती करेगा तो इनपुट डालेगा तो चीज़ें मतलब कि अपनी सेवा लगाएगा, अपनी वस्तुएं उसमें लगाएगा, तो कहीं ना कहीं एक लाभ कमाएगा नहीं कमाएगा। तो उसी कंडीशन में बढ़ई है, लोहार है, सुनार भी क्या करता है, सुनार भी यही करता है भाई, सारी चीज़ें। फिर उसी के जैसे वस्तु बनाने वाली कंपनियां हैं, सरकार आदि हैं। तो इस क्षेत्र का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कहीं ना कहीं चीज़ों को, जब वो चीज़ों को उत्पाद करेगा अच्छे से, तो उसको बेसिकली मतलब कहीं ना कहीं वस्तु सेवा का उत्पाद करता है, जिससे उसको बेसिकली लाभ मतलब जब मिलता है
तो ये सारी चीज़ें होगी। दूसरा, जैसे किसान, बढ़ई, लोहार, सुनार, वस्तु बनाना वाली कंपनियां, सरकार आदि, ये सब चीज़ें जब करती हैं तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। फिर कई क्षेत्रों में सरकार भी उत्पादन का कार्य करती है, इसलिए वह भी एक उत्पादक है। देखो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर सरकार भी कार्य करती है, जैसे कि भेल हो गया, घेल हो गया, ये बड़ी बड़ी जो ये पीएसयू हैं, ये भी कहीं ना कहीं तरह से उत्पादन का कार्य करती हैं। करते नहीं करती? जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, वो भी कोल का प्रोडक्शन करती है, भाई खनन करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अगर बात करें, कहीं ना कहीं एक तरह से उत्पादक है। तो क्वेश्चन आ सकता है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या सरकार भी उत्पादक है? हाँ है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल मतलब थोड़ा ध्यान से अपने चीज़ों को समझ के चलना है। ठीक है। फिर इसके बाद आय। भाई देखो आय क्या होती है, ये बेसिक टर्म्स हैं, बस इन पर ज़्यादा नहीं खींचूंगा, बस जल्दी जल्दी करा के मैं निकल जाऊंगा। देखो आय क्या होती है, हम अपनी वस्तु सेवाओं के बदले कुछ धन प्राप्त करते हैं, उसे ही आय कहते हैं। यानी कि हम जब अपनी वस्तु या फिर सेवाओं के बदले, फॉर एग्जांपल अगर आप हैं कहीं आप नौकरी करेंगे तो उसके कंडीशन में आप आय मिलेगी आपको। इसी वजह से कोई मान ले फॉर एग्जांपल आप कोई गुड्स बेच रहे हैं शॉप पे, तो भी जब आप गुड्स बेचेंगे तो उसकी जगह आपको क्या मिलेगा, भैया आपको पैसा मिलेगा। अब ये पैसा या तो दैनिक भी हो सकता है, राइट, अगर आपके दुकानदार पे हैं तो आपको दैनिक तौर पे मिलेगा, कहीं आप नौकरी करें तो आपको मासिक, या फिर कुछ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वार्षिक भी देती हैं एक साथ टैक्स बचाने के लिए। तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से चीज़ें जब आपको आए, मतलब मान लो कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, उसे बिल्डिंग बनानी है 1 साल में, तो उस कंडीशन उसको वार्षिक तौर पे उसको भुगतान किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वस्तुओं सेवाओं का, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का के बदले जब कुछ धन उसको बेसिकली जब प्राप्त होता है तो उसको बेसिकली हम आय कहते हैं। तो बचत क्या होती है? बचत का मतलब आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं कर सकता है। पता है हमें बचत क्या होती है, सेविंग क्या होती है। भाई आपके मान लो मॉम डैड हैं, भाई मान लीजिए आप अपनी पॉकेट मनी, मान लीजिए आपको 10,000 रुपये, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप मुखर्जी नगर रहते हैं, 10,000 भेजते हैं, आपने 9,000 में काम कर लिया पूरा, 1,000 रुपये आपकी सेविंग हो गई। तो जो आपने ये खर्चा, वो जिसका आपने, अब देखो इसको ऐसे समझो, जिसका आपने उपभोग नहीं किया, ध्यान समझना, जिसका आपने यहाँ पे उपभोग नहीं किया। आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं कर पाते तो बचत कहते हैं। यानी कि ये जो सेविंग है आपकी, इसका आपने उपभोग बिल्कुल भी नहीं किया, राइट, क्लियर हो गया। तो जो भी चीजें हैं, मतलब कि अगर आप, मतलब जिसका भी आप अगर आप उपभोग नहीं कर पाते हैं तो उसको बेसिकली हम, यानी कि आप ऐसे समझें, सेविंग इक्वल टू, ठीक है, जिसका उपभोग नहीं किया जा सका, जिसका उपभोग नहीं किया जा सका। ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज मैं जो है बेसिकली जो है मैं बचत को देखने को मिलती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो व्यय क्या होता है? आय का व्यय है जो जिसका हम उपभोग करते हैं। भाई पहले हमने सेविंग करी जिसका हमने उपभोग नहीं किया, तो अब यहां पे अगर व्यय को देखें तो भाई जिसका उपभोग हमने कर लिया। भाई मान लो कि मॉम डैड हैं, 10,000 रुपये महीना भेजते हैं, भाई मान लो 4,000 का खाना हो गया, 5,000 का रूम हो गया, 1,000 रुपये हमने सेव कर लिए। तो जो 4,000 5,000 रुपये जो आपने खाने का दिया और हमने रूम रेंट दिया मान लो मुखर्जी नगर में, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये 9,000 रुपये क्या हो गए, ये बेसिकली आपका उपभोग हो गया। क्या हो गया ये? अब इसको इकोनॉमीटर में समझेंगे, इसका हमारा उपभोग मतलब व्यय हो गया, एक तरह से ये व्यय हो गया। फिर निवेश क्या होती है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से नए परिसंपत्तियों, एसेट्स का निर्माण किया जा सके। देखो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक वस्तुओं का, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन का सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से जब हम नए परिसंपत्तियों का जो है निर्माण करते हैं तो उसे निवेश कहते हैं। तो यहां पे निवेश को आप ऐसे समझो, देखो दोस्तों, जब हम जिसके द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन या सेवाओं में वृद्धि, देखो अभी आप वर्ड को समझना, देखो निवेश को थोड़ा गहराई से समझते हैं। मान लो आपकी फैक्ट्री है, मान लो आप चार्जर बनाते हो यार, मान लो उस चार्जर का नाम है झोला छाप चार्जर, ठीक है। यूजुअली आप 100 चार्जर डेली का बनाते हो, आपकी जो मान लो 2-4 लेबर है, 100 चार्जर बनाते हो, जिसकी फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्टिंग
लेट सपोज 20 रुपये आती है, तो उसका मतलब 2000 की कॉस्टिंग करते हो, आगे 40 का बेच देते हो, यानी कि आपको 4000 रुपये डेली का आपको प्रॉफिट होता है। मतलब कॉल मिला के आपकी आय है और उसमें से 2000 का आपको डेली का प्रॉफिट होता है। अब आपके पास एक दोस्त आया, वो कहता है भाई मुझे भी पार्टनर बना ले, मैं इसमें करीब 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। आपने सोचा यार चलो ठीक है, बंदा तो सही कह रहा है, इन्वेस्ट करेगा तो जो आप डेली के अगर 100 चार्जर बनाते हैं तो हो सकता है आप 1000 चार्जर बनाने लग जाओ। तो जब 1000 चार्जर बनाओगे तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि जो आपके कमरे में आप बनाते थे तो उसके लिए फिर आप लैंड भी लोगे, भाई 2-4 लेबर भी रखोगे नहीं रखोगे? तो उस कंडीशन में आपका जो फैक्ट्री वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो जब बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को इसमें इन्वेस्ट करोगे, जब भी तो जाके आप मैक्सिमम आउटपुट निकालोगे। भाई यही होगा ना। भाई मान लो 1000 चार्जर बना रहे हो, सेम रुपीज़ 20 रुपये, अब आपकी यहाँ कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। मैं अभी टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा कैसे होगी, किस तरह से होगी। मान के चलो 20 रुपये ही है, तो अब आपने यहाँ 20,000 का काम करना स्टार्ट, 20,000 की आपकी कॉस्टिंग होगी तो इसको 40,000 में बेचोगे, यानी आपका कहीं ना कहीं 10, मतलब कि आप देखो पहले 4,000 रुपये की सेल हो रही थी, अब 40,000 की हो रही है, तो भाई कितना 10 गुना प्रॉफिट मतलब कि आपको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आपने इसमें प्रोडक्ट में आपने वस्तुओं का उत्पादन किया नहीं किया? तो उसमें जब वस्तुओं का जब उत्पादन किया, ठीक है, आपने वस्तुओं का उत्पादन हुआ जिसके उद्देश्य से नई परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। भाई सेल करोगे, प्रॉफिट होगा, जेब में तो रखोगे नहीं, कुछ ना कुछ नया ही उसमें, अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ आप नया ही देखोगे इन फ्यूचर में भी, कोई नई परिसंपत्तियां लोगे। तो उस कंडीशन में जब आपकी नई परिसंपत्तियां होंगी तो उसको बेसिकली निवेश के तौर पे भी देखा जा सकता है। ऐसे इसको सेवाओं में भी देख लो। फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं, भाई मान लो पहले एक डॉक्टर इतना कमाता था, 10 डॉक्टर और हायर कर लिए तो उससे ज़्यादा इनकम होगी, भाई कस्टमर ज़्यादा देख पाएगा, मरीज को ज़्यादा देख पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक तरह से देखा जाए तो निवेश के तौर पर हम चीज़ों को देखेंगे। आई होप आपको ये डाउट्स या आपके सारे डाउट्स जो बेसिकली क्लियर हो गए। अब वितरण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दोस्तों, वितरण एक क्रिया है जिसमें उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के बीच आय का सही प्रकार से वितरण। अब एक वर्ड को समझना, यहां पर आय का सही प्रकार से वितरण, ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। अब देखो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर रखती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सीईओ रखती हैं। क्यों रखती हैं? उनको पता है कि चाहे अगर हमारे पास भूमि हो, चाहे हमारे पास श्रम हो, चाहे पूंजी हो, चाहे हमारे पास उद्यम हो, अगर हमारा वितरण ढंग का नहीं हुआ तो हम घाटे में हो जाएंगे, हम घाटे में रहेंगे, हमारी सेल डाउन हो जाएगी। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन अगर नेटवर्क, जिसका आपको पता है ना, किसी भी कंपनी का जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होती है। होती नहीं होती? इसका मतलब ये हुआ कि जब भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि डायमंड है, डायमंड चिप्स, भाई लेज भी आते हैं अमेरिकन, लेकिन एक डायमंड चिप्स में आपने देखा होगा सलमान खान की ऐड कहीं ना कभी फ्यूचर में देख ली होगी। तो हमने ये नोटिस किया कि डायमंड को आई थिंक आए हुए कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन उसने अपना इतना तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया कि उसने लेस को पीछे कर दिया। समझो, लोकली बात कर रहा हूँ, ग्लोबल नहीं, लोकली का मतलब अगर मैं दिल्ली सिटी में, मैं दिल्ली सिटी की बात कर रहा हूँ या फिर आसपास के एनसीआर की बात कर रहा हूँ, तो आप अगर किसी शॉप पे खड़े होंगे तो आपको ये दिखेगा डायमंड के पैकेट्स दिखेंगे, लेस का वो कम दिखेंगे। क्यों? इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है। क्यों? एक तो कमीशन अच्छी देते हैं, भाई मान लो लेस है 20 पैसे मान लो एक पैकेट में बचते हैं, ये 50 पैसे देता है, और ऊपर से अगर मान लो इसमें 10 ग्राम चिप्स आ रहे हैं तो डायमंड 12 ग्राम चिप्स रख देता है। आप समझे मेरी बात को? तो कहीं ना कहीं जब किसी चीज का जब वितरण बहुत अच्छा होता है, चाहे भले आपके पास भूमि है, श्रम है, पूंजी है, कोई भी चीज हो, तो उस कंडीशन के अंदर ध्यान रखिएगा, तो वितरण का एक बहुत बड़ा, अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एक हमें अहम रोल जो है हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये चीजें आपने बेसिकली जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है, और यह एक अध्ययन का विषय जिसे वितरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि एक तरह से इसको वितरण का सिद्धांत के तौर पर भी जो बेसिकली देखा जाता है। फिर तो विनिमय क्या होते हैं, एक्सचेंज। अभी देखो यहाँ बेसिक्स बताऊंगा दोस्तों, जब ये विनिमय कराऊंगा बहुत डेप्थ के अंदर, वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी सिर्फ हम बेसिक्स को देखेंगे कि विनिमय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु सेवाओं की खरीद बिक्री से संबंधित है। आजकल विनिमय की क्रिया मुद्रा के द्वारा होती है। आपको पता होगा आज से मतलब जब हम लोग मानव आए थे, जब बार्टर सिस्टम हुआ था, यानी कि एक चीज लो एक चीज दे दो। भाई मान लो किसी को
आटा चाहिए, चीनी दे दी, चीनी चाहिए, आटा ले लिया, कुछ ऐसे मतलब जब विनिमय जब चीज़ें गुड्स में होती थी, जब उसमें अब दुविधा कहाँ आई भाई, मान लो किसी के पास आटा है, मान लो उसके पास 10 किलो आटा है, इसके 2 किलो चीनी, बोला ये विनिमय करो, भाई हो रहा है भाई मेरे तो घाटा हो जाएगा, तुम्हारे पास कम सामान है, मेरे पास ज़्यादा सामान है। तो ये विनिमय मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, आप ये समझें कि जब चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि जब खरीद बिक्री करी जाती है, खरीद फरोख्त, तो उसको हम क्या नाम है, विनिमय के नाम से देते हैं। और आज के समय अगर हम बात करें सभी चीज़ों को विनिमय जो होता है वो बेसिकली हम बात करें मुद्रा के द्वारा जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि कोई भी चीज़ का जो भी होता है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मुद्रा के द्वारा जो है बेसिकली इसका जो है विनिमय हमें जो है देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली विनिमय के तौर पर हमें चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। फिर अब आते हैं लास्ट टॉपिक, गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। देखो दोस्तों, वही सभी क्रियाएं जिसमें धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं और गैर आर्थिक क्रिया कहलाती हैं, जैसे सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, मनोरंजन कार्य, ठीक है, संगीत सुनना, माता पिता भाई बहन की सेवा आदि, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बेसिकली गैर आर्थिक क्रिया होती है, जिसका उद्देश्य धन का कमाना बिल्कुल भी नहीं होता। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि धन का कमाना बिल्कुल भी इसमें नहीं होता। और सभी गैर आर्थिक क्रियाएं प्यार, सहानुभूति, कर्तव्य, देश प्रेम के उद्देश्य से जो बेसिकली जो है की जाती हैं। लास्ट टॉपिक है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक फॉर्म में देखें तो क्या है भाई, आर्थिक समस्या ध्यान रखना एक चेन की समस्या होती है। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो आर्थिक समस्या को बेसिकली एक चेन की समस्या के तौर पे जो बेसिकली देखा जाता है, यानी कि जो बताता है कि हमारी अर्थ आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ है, उनके वैकल्पिक उपयोग हैं। देखो किसी भी चीज में चेन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन की समस्या बहुत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो मेरे लेक्चर देख रहे हो तो डेफिनेटली आपका एम IAS होगा, PCS होगा, तो आखिर आपने भाई बैंक, PO, क्लर्क ये फॉर्म क्यों नहीं तैयारी करी? आपको लगा कैबलेट ज़्यादा है, होनहार हूँ, घर का टॉपर हूँ, स्कूल में अच्छे से करा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, जब भी आप लोग IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो नोटिस किया आपने सारे एग्जाम को मतलब वो कर दिया कि नहीं यार मुझे किस फील्ड में जाना, मुझे इस फील्ड में जाना, मुझे IAS PCS करना है। तो आपने सभी एग्जाम देते समय आपने चीज़ों को कॉम्पैक्ट कर लिया अपने आप को कि नहीं यार, आपने चयन किया, इन्हीं चीज़ों का आपने चयन किया कि नहीं मुझे IAS PCS में जाना है। तो उस कंडीशन में जब आपने IAS PCS में गए तो आपने चयन की समस्या का समाधान कर लिया। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं यार मैं IAS करूँ, PCS करूँ, बैंक, PO करूँ, SSC CGL करूँ, क्या करूँ? तो वो चयन की समस्या में, आर्थिक समस्या में मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में घुसे रहते हैं। तो जब उस चीज़ से जब तोड़ के जब बाहर निकलते हैं तो उसको भी चयन की समस्या का समाधान वो ऑटोमेटिक कर लेते हैं। और इससे क्योंकि हमारे देश में संसाधन दुर्लभ है। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले आप साइंटिस्ट बन जाओ, फिर आप PCS करो, फिर IAS करो, ऐसा तो है नहीं, इतना पैसा तो किसी के पास भी नहीं होता। एक्सेप्शन केसेस ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन केसेस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप ऐसे मान के चलें कि इक्का दुक्की की बात नहीं हो रही। यहाँ पे अगर पूरी मेजोरिटी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें संसाधन हमारे पास सीमित होते हैं। संसाधन सीमित का मतलब ये होता है कि हमारे पास आय जो होती है वो लिमिटेड होती है, तो उसी के तौर पर वैकल्पिक उपयोग जो है हम बेसिकली यहाँ पे जो है करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आर्थिक समस्या, जिसको हम चेन की समस्या के तौर पे भी जो बेसिकली देखने को समझते हैं। तो फाइनली हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको चीज़ें और बढ़िया की तरफ से मिले। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।